संसद में आज राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया। यह खबर बुलेटिन में आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बाढ़ की विनाश लीला की। देश के 9 राज्यों में बारिश ने जमकर तबाही मचा रखी है। बारिश से खास तौर पे उत्तर भारत में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने देश के कई हिस्सों में लोगों को परेशान कर रखा है। 9 राज्यों के लाखों लोग आज बेघर हैं। हजारों के आशियाने पानी में डूबे हुए हैं। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पहाड़ी इलाके हो या मैदान, हर जगह आसमानी आफत जमकर बरस रही है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पहाड़ों पर इन दिनों आसमान से पानी नहीं बल्कि आफत बरस रही है। वो भी ऐसी आफत जिसके सामने जो आए वो तिनके की तरह बह जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं और इस तरह से आना जाना यहाँ के लोगों की मजबूरी है। जरा सी लापरवाही और महज सेकंड में जिंदगी खत्म। लेकिन लोग फिर भी जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि इस आफत की बारिश में उत्तरकाशी के सभी छोटे बड़े पुल बह गए हैं और प्रशासन अभी तक इन इलाकों में मदद के लिए नहीं पहुंचा है। गांव में भी बहुत बुरे हाल हैं लोगों के। किसी के मकान के पीछे से सारा दीवारें टूट रखी, किसी के आगे से टूट रखी है। बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। दिक्कत बहुत है सर। यहाँ से डिगलस से सारी रोड जाने वाली है। ऊपर भी यहाँ स्कूल था, वहाँ से भी बहुत ध्वस्त हो रखी रोड, और उससे ऊपर जहाँ पे ट्रॉली है वहाँ पे बहुत खतरा है। पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह कुल्लू इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से नीचे आ रहे पानी ने कुल्लू शहर में कोहराम मचा दिया है। सरबरी और व्यास नदियां उफान पर हैं और उसके पानी से कुल्लू बस स्टैंड के आसपास पानी की झील सी बन गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए निचले इलाके को खाली भी करा लिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में चिनाब अपने अब तक के सबसे रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए नदी से सटे अखनूर और दूसरे निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें हैं। हालांकि आज सुबह हाईवे को फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे बेहद चेतावनी भरे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ऐसी स्थिति में जो लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खास करके जो यहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बाढ़ की बात करें तो बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित है। बिहार के सहरसा, खगड़िया, मोतिहारी और दरभंगा जिलों में इस समय बाढ़ से सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। यहाँ पर कोसी नदी एक बार फिर अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रही है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई छोटे बड़े तटबंधों को खतरा पैदा हो गया है, जिसको लेकर अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। खगड़िया में कोसी और गंडक नदियां मिलाकर कहर बरसा रही हैं। पानी के बढ़ते जलस्तर के चलते इलाके के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और वहां पर पहुंचने का एकमात्र जरिया सिर्फ नाव ही रह गया है। पूर्वी चंपारण में भी पानी के बढ़ते जलस्तर के डर से मोतिहारी के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद जारी रेड अलर्ट को देखते हुए सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने 18 कैंप भी बनाए हैं। कोसी नदी के प्रकोप का डर इतना है
कि उसे शांत करने के लिए महिलाएं अपना पुराना तरीका अपना रही हैं। लेकिन लगता नहीं है कि कोसी नदी फिलहाल इस गीत और मान मुनव्वल से शांत होने वाली है। दिन ब दिन कोसी नदी के पानी का दायरा बढ़ता जा रहा है। मजबूरन लोगों को अपना घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर जाना पड़ रहा है। दिक्कत हो गया, बाढ़ पीड़ित का हो गया। पुल नहीं है सही, अगर पुल रहता तो यहाँ से वहाँ तक हम लोग पैदल जाते हैं। अब सब कोई इसी उधेड़-बुन में फंसा है कि जाएं तो जाएं कहाँ, ये समझ में नहीं आता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चंबल अपने उफान पर है, जिसके चलते नागदा में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नागदा का चामुंडा नदी जलमग्न हो गया है। लोग सुबह जब मंदिर पहुंचे तो वो नदी में डूबा हुआ दिखाई दिया। इधर उत्तर प्रदेश में भी गंगा नदी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ नदी में कटान भी तेज हो गई है। अगर गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में आसपास के गांवों को डूबने का खतरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। और अब बाढ़ से चलते हैं महंगाई की बाढ़ पर। वो महंगाई जिसने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सब्जियों और दालों के रेट रटवा दिए हैं। जी हां, आज राहुल गांधी ने संसद में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे को कैसे अरहर मोदी बना डाला, देखिए। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। क्या बोला? चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा। चौकीदार चुप बैठे हुए हैं। गांव में, शहरों में, कब्जों में एक नया नारा चला है, अरहर मोदी, अरहर मोदी, अरहर मोदी, अरहर मोदी। लेकिन 10 वर्षों तक आप शासन में रहे, बोलिए कितना ग्रामीण गल्ला गोदाम बनवाए? घड़ियाली आंसू बहाते हैं और किसान की बात करते हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, और बात करते हैं यहाँ बैठ करके गरीब और मजदूर किसान की। एक बार यूपीए जमाने में क्या था और आज क्या है, इसकी तुलना कर लें। अगर दाल में डिमांड सप्लाई का मिसमैच है तो उसमें कोई भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास ना करे। ये तो एक विडंबना है कि 2 साल से हमारी सरकार चल रही है और आज भी करप्शन स्कैंडल जो बाहर आते हैं वो यूपीए के आते हैं, हमारे नहीं आते। अरहर मोदी, अरहर मोदी, अरहर मोदी, अरहर मोदी। कांग्रेसी खुश हैं कि राहुल गांधी ने आज लोकसभा में मजमा लूट लिया। लोकसभा में उन्होंने अरहर मोदी का नारा उछाला और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए देश के चौकीदार के जुमले पर वार किया। राहुल का जवाब देने मोर्चा संभाला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। जेटली ने महंगाई के लिए यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराया और कहा कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन यूपीए ने हमें गिफ्ट में दिया था। इस हाउस को आप वो तारीख दे दीजिए, वो डेट दे दीजिए जब मार्केट में दाम कम हो जाएंगे। बच्चे भूखे सोते हैं, माँ रात रात रोती है। क्या डायलॉग, क्या बोला। मुद्दा महंगाई का और दस्तूर सियासत का। फिर क्या था, लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरा माहौल बना दिया। टमाटर महंगाई से लाल हो रहा है तो दाल के दाम लोगों का दम निकाल रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी ने राहुल गांधी को उसे घेरने का बढ़िया मौका दे दिया। हालांकि राहुल के वार के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके एक वायदे के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। एक ऐसा वायदा जिन्होंने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से किया था, एक ऐसा वायदा जिसके बारे में अब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं।
एक ऐसा वायदा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए। दाल के दाम लंबे समय से आसमान छू रहे हैं। खास तौर पर अरहर और उड़द तो खाने की थाली से गायब होने लगी है। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने कहा कि 2014 की एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन दूसरे वादों की तरह महंगाई पर किया गया वादा भी फुस हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं। क्या लाइन थी, क्या वायदा, क्या डायलॉग। चलिए आपको सुनाते हैं 2014 की चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने असल में कहा क्या था। भाइयों बहनों, बच्चे भूखे सोते हैं, मां रात रात रोती है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार से दो हाथ करने के लिए राहुल बाबा पूरी तैयारी के साथ आए थे। संसद के भीतर ही राहुल बाबा ने सियासी सब्जी भंडार खोल दिया। इस भंडार में मौजूद हर चीज का दाम उन्हें बखूबी याद था। टमाटर, मई 2014 में टमाटर 18 रुपए का, जुलाई 2016 में 55 रुपए का, आलू 23 रुपए का मई 2014, आज 28 रुपए का, चने की दाल 50 रुपए की, आज 110 रुपए की, उड़द की दाल 70 रुपए की थी, आज 160 रुपए की, 120% इंक्रीज। और दाम होता है वो डिमांड और सप्लाई के बीच में आपसी रिश्ता होता है। प्राइसेस आर डिटरमिन्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और 2 साल एक बोझ रहा हमारी अर्थव्यवस्था के कि बरसात खराब थी, 12% 14% कम थी। एंड दिस ईयर द रेन गॉड्स आर होपफुली एज काइंड टू अस एज दे वर ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। राहुल ने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने और किसानों की अनदेखी का भी आरोप मढ़ा। दाल में मुनाफाखोरी के बहाने उन्होंने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया। उत्तर प्रदेश में आपने एक भाषण दिया था, आपने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। अब चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फ्लॉप बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खोखले वादे करते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री एक तारीख बताएं जब जनता को महंगाई से निजात मिलेगी। खोखले वायदे आपको जितने करने करिए, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितने करना चाहते हैं आप करिए, मगर आप एक और काम करिए, इस हाउस को आप वो तारीख दे दीजिए, वो डेट दे दीजिए जब मार्केट में दाम कम हो जाएंगे, जब दाल का दाम कम हो जाएगा। केवल ये कहना कि भाई आप तारीख बतला दीजिए, आपको नीति ऐसी बतलानी पड़ेगी कि जिस नीति के तहत किसान को प्रोत्साहित किया जाए दाल उगाने के लिए। ये वाले कदम अगर पिछले 10 साल में ले लिए गए होते तो शायद ये परिस्थिति ना आती। महंगाई के मुद्दे पर सरकार तमाम वादे करे, लेकिन हकीकत आमतौर पर वादों से अलग रहती है। नेता वादे पर वादे करते रहते हैं और महंगाई डायन जनता को रुलाती रहती है। इसके लिए हम लोग को भी बहुत दिक्कत है, कस्टमर को तो दिक्कत होगा ही। 40 रुपये 50 रुपये एक लोकल हम लोग का जैसे मिडिल क्लास खरीदने में बहुत दिक्कत है। दाल का दाम 2 महीने पहले भी 150 रुपया था, अभी भी 150 रुपया ही है। कोई दमा कमा नहीं है। चना का दाम और बढ़ गया है। तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो होगा, दाम ज्यादा होने से तो दिक्कत होगा नहीं। महंगाई के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही केंद्र सरकार की दलील है कि मानसून के मौसम में फल सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ता है, जिसके चलते इस मौसम में अक्सर फलों और सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। अब देखना यह है कि मानसून के बाद लोगों को महंगाई से कितनी राहत मिल पाती है। इंडिया 9 बजे में अब खबर एक जिंदा आतंकवादी की जो अपने कबूलनामे में एक बम फोड़ रहा है। ये पाकिस्तान का आतंकवादी साफ बता रहा है कि उसने
पाकिस्तान में कहां कैसे आतंक की ट्रेनिंग ली। हैरत की बात यह है कि बहादुर अली नाम का यह आतंकवादी उसी गांव का रहने वाला है जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुश्तैनी घर है। देखिए, ये है जिंदा आतंकवादी जिसका आका है पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज मोहम्मद सईद। इस आतंकवादी का घर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पुश्तैनी इलाके में है। वो शरीफ जो कश्मीर को लेकर भारत को फ्री की नसीहत देते हैं। सुनिए पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जीता जागता सबूत। क्या है? मेरा नाम बहादुर है। आपकी बर्थ डेट क्या है? मेरी 17/12/1995। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिया बकर गाँव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी रायवीन है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की? हमने ट्रेनिंग जफराबाद से सफर करने के बाद वहाँ पे हासिल की, मगर जगह नाम बहादुर अली, लेकिन बहादुरी का काम नहीं बल्कि बुजदिली के साथ हमला करने आया था। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पकड़े गए इस आतंकी ने एनआईए के सामने कबूलनामे में साफ कहा है कि उसे पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से कुछ घंटे के फासले पर मौजूद कैंप में ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड अफसर देते थे। ट्रेनिंग 21 दिनों तक चली। फिर सुनिए आप ये कबूलनामा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिया बकर गाँव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी रायवीन है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की? हमने ट्रेनिंग जफराबाद से सफर करने के बाद वहाँ पे हासिल की, मगर जगह आतंक पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहा है ये जिंदा आतंकवादी। दिलचस्प बात ये है कि ये भी लाहौर के करीब उसी रायविंड का रहने वाला है जहां पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का शानदार पुश्तैनी बंगला है। हमारा आर्मी ने उसके वजह से जो कामयाबी प्राप्त हुआ है वो कोई चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन बड़ी कामयाबी प्राप्त हुआ है उसके वजह से। बुरहान वानी के जनाजे में उसके कमांडर्स, लश्कर के कमांडर्स जनाजे में शामिल थे। वो तो पता है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो बयान देने का क्या, हम लोगों को पता है। वो पहले जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो पाकिस्तान की सरकार और इस्लामाबाद स्थित सत्ताधारी लोग उससे पीछा छुड़ा लेते थे, उसे डिसोन करते थे, कहते थे साहब ये नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। क्या वो जो नॉन स्टेट एक्टर वाली थियरी है वो भी अब बेनकाब हो चुकी है। आइए आपको पाकिस्तान के आतंक के इस जीते जागते सबूत के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। बहादुर अली तीसरी क्लास पास है, पेशे से ड्राइवर है, लाहौर के रायविंड इलाके के झामा गांव का रहने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुश्तैनी घर यहीं पर है। पीओके के छेलाबंदी आतंकी कैंप में इसने ट्रेनिंग ली थी। यह कैंप पीओके मुजफ्फराबाद से महज 2 घंटे की दूरी पर है। ट्रेनिंग के वक्त कश्मीर के हालात पर इसे भड़काया गया। 22 जून को पाकिस्तान की लीपा घाटी के तंगधार सेक्टर से यह अंदर घुसा। साथ में लश्कर के 2 और कमांडर साद भाई और डरडा भाई इसके साथ थे, ऐसा इसने खुद बताया है। साद भाई लश्कर तैयबा का अमीर था। साद भाई भी लश्कर के दौरे खास में ट्रेनिंग ले चुका था। एक गाइड की मदद से इन तीनों ने भारत के अंदर घुसपैठ की। साद भाई और डरडा भाई जुलाई में एनकाउंटर में मारे गए। बहादुर अली एनकाउंटर से जिंदा बच निकला और ये मनबल के जंगल में जाकर इसने पहले हथियार छिपाए। इनमें AK-47 थी, 9 हथगोले थे और एक रेडियो सेट था। बाद में इसने ये सब जानकारियां दी हैं जो अभी आपके सामने है और जिनके कारण आज पाकिस्तान परेशान है। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।